Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए बताइए, कर का मतलब क्या होता है? क्या समझते हैं कर से? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी तो टैक्स क्या है? टैक्स क्या है? चलिए ठीक है, टैक्स मतलब कर और कर मतलब टैक्स। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं उसको? टैक्स को। आप लोगों ने 6वीं में सार्वजनिक संपत्ति पढ़ा था? बताइए, सार्वजनिक संपत्ति पढ़े थे आप लोगों ने? अब मेरे को बताइए, सार्वजनिक संपत्ति होती क्या है? एक लाइन में एकदम उसकी ना अपन उत्तर में नहीं जाएंगे बहुत डीपली। आप मेरे को बस ये बता दीजिए कि सार्वजनिक संपत्ति मतलब होता क्या चीज है? क्या होता है सार्वजनिक संपत्ति? हम किसको कहेंगे? आपने निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति दो चीजों के बारे में पढ़ा था, तो ये सार्वजनिक संपत्ति क्या है? गुड, बढ़िया, ठीक है। आपने कहा सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी चीजें होंगी बताइए तो? सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसका उपयोग हम सब के सब मिलकर करते हैं? विद्यालय, हाँ, स्कूल, और क्या हो सकता है सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत बताइए? हाँ, शौचालय किसी ने कहा मेरे ख्याल से, अस्पताल कहा, ठीक है, अस्पताल हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा सड़कें भी होती है, ठीक है, परिवहन के जो साधन होते हैं वो भी होती है। तो बहुत सारी जो चीजें होती है ना, वो सब आपके सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब सार्वजनिक संपत्ति बोला तो जा रहा है, आप मेरे को बताएंगे कि सार्वजनिक संपत्ति को या जितने भी हम सार्वजनिक संपत्ति की बात कर रहे हैं, चाहे विद्यालय, शौचालय, अस्पताल, सड़कें, परिवहन, उसको कौन बनाता है? सरकार बनाती ना। वेरी गुड। तो इसको कौन बनाती? इसको बनाती है सरकार। तो सरकार, अब मेरे को बताइए, हम अपने घर में एक ठोका छोटा सा, अगर हम क्या बोलना चाहिए, छोटा सा एक दीवार भी खड़ी करते हैं ना, तो हमें कम से कम 10-12 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। एकदम छोटा सा दीवार खड़ी करेंगे उसके लिए भी। तो सरकार जो है हमारे भलाई के लिए इतने सारे संस्थाएं बनाती, चाहे विद्यालय हो, अस्पताल हो, पुलिस स्टेशन हो, ठीक है, चाहे जितने भी हो, जिस पर हम सबका अधिकार होता है। तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए भी बहुत सारे पैसे की जरूरत होती होगी? बताइए, लगता है कि नहीं लगता आपको? है ना? हाँ, सरकार को तो बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी ना भाई, उसके लिए धन की जरूरत होगी। अब सरकार कहीं काम वाम करने तो जाते नहीं है, इन लोग तो कहीं काम करने जाते नहीं। प्रधानमंत्री को तो आप नहीं देखे होंगे कि वो कहीं पर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उस प्रकार से कोई काम नहीं करते जिससे उसको आमदनी की प्राप्ति हो। आमदनी का मतलब है कि एक रुपए पैसे की प्राप्ति हो उन्हें, ठीक है। जैसे हम कमाते हैं, है ना, हम पढ़ा रहे हैं तो हमें सरकार एक पैसा देती है। कोई श्रमिक जो है काम करते हैं तो उनका जो मालिक है उनको पैसे देती है, ठीक है। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उनसे उनको पैसे की प्राप्ति होती है। लेकिन सरकार ऐसा कोई भी काम नहीं करती जिन्हें उनको आमदनी प्राप्त हो, ठीक है, मतलब उन्हें आय प्राप्त हो। तो आय जब प्राप्त नहीं होती, धन जब प्राप्त नहीं होता, आमदनी उनको प्राप्त नहीं होती, तो बताइए कि उनको कहां से पैसा मिलेगा, धन कहां से मिलेगा? क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति की स्थापना के लिए, इसके मरम्मत के लिए भी तो धन की आवश्यकता होती ना, पैसों की आवश्यकता होती है। तो सरकार के पास कहां से पैसे आएगा? तो क्या होता है, सरकार विभिन्न सार्वजनिक चीजों की स्थापना के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, मतलब मरम्मत के लिए, ठीक है, जो नागरिकों से जो पैसे प्राप्त करती है, उसी पैसे को कहा जाता है कर या टैक्स, ठीक है। आपके बुक में भी लिखा होगा कहीं पर कि सरकार के द्वारा लोगों से ली जाने वाली जो राशि है उसको कहा जाता है कर। उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं टैक्स। तो कर सबको समझ में आ गया कि कर क्या चीज है, ठीक है। मतलब सरकार विभिन्न प्रकार की जो सार्वजनिक चीजों का जो स्थापना करता है, जिसको हम देखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं चलती है हमारे लिए, ठीक है। मनरेगा जैसे काम चल रहे हैं, या सरकार के द्वारा और भी विभिन्न प्रकार के कार्य है। तो ये सब कार्यों के लिए सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है, और ये पैसे जो है वो भारत की जनता से, ठीक है, सरकार जो है वो लेती है। इसी को कहा जाता है कर या टैक्स। तो आप सबको अब ये पता चल गया होगा कि टैक्स या कर क्या होता है। अब आप मेरे को थोड़ा सा सोच के बताइए, पहले के समय जब हम 6वीं और 7वीं में जब पढ़ते थे, मुगल काल में,
ठीक है, मुगल काल में कौन कौन से टैक्स लिए जाते थे, मेरे बताएंगे कौन कौन से कर लिए जाते थे, आपको याद होगा। गुड, यात्रा कर आपने कहा, और जिसको जजिया कर भी कहा जाता था, ठीक है, यात्रा कर को जजिया कर भी कहा जाता था। और बस यात्रा कर ही लिया जाता था। चराई कर भी तो लेते थे ना अलाउद्दीन खिलजी के समय, चराई कर होता था एक, आपको पता होगा, ठीक है, चराई कर, यात्रा कर। सबसे बड़े कर को तो आप बता नहीं रहे हो, जो सभी जो शासक थे उनके आमदनी का प्रमुख स्रोत था। बताइए क्या सबसे ज्यादा उस समय वसूल किया जाता था, चाहे प्राचीन भारत की बात करें मध्यकालीन। गुड, उपज का आधा हिस्सा ना, तो इस उपज के आधे हिस्से को क्या कहा जाता था, इस उपज के आधे हिस्से को कहा जाता था लगान। क्या कहा जाता था भाई, लगान, ठीक है। गुड, तो ये जो लगान, हाँ, ये जो लगान है ना, ये मध्यकालीन इतिहास में भारतीय जो कर है उसका एक सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था लगान। जितने भी शासक आए हमारे भारत में पहले के समय, ठीक है, मुगल काल के पहले जितने भी शासक हमारे यहाँ आए, उन सभी शासकों का आमदनी का प्रमुख स्रोत होता था लगान। क्योंकि आप सबको पता है प्राचीन काल से ही हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश रहा है, ठीक है। आज भी कम से कम 70 से 75% की जो आबादी है वो 70 से 75% की आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, मतलब लगी हुई है। तो उस समय क्या किया जाता था, उपज का ही कुछ हिस्सों को घटा के बढ़ा के हर शासक जो है लगान का प्रमुख स्रोत बनाते थे। ये प्रथम स्रोत था जिनमें से 75 से 80% जो है, 75 से 80% जो राशि है शासकों को लगान से वसूल हो जाता था, ठीक है। इसके बाद छोटे छोटे और कर लगाए जाते थे, जैसे जजिया कर लग गया, ठीक है, जिसको आपने यात्रा कर कहा, चराई कर लग गया, ठीक है। उस समय भी पानी टैक्स भी होता था, जल कर जिसको बोला जाता था, छोटे मोटे सब टैक्स लगते थे। और आपको मैं एक और मजेदार बात बताता हूं, आप लोगों के टीचरों ने बताया भी होगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, मोहम्मद बिन तुगलक, वो मोहम्मद बिन तुगलक इतना सन की था कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी वो लगान लगाता था। जैसे अगर कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है तो तंबाकू खाने पर भी उसको लगान देना पड़ता था। कोई अगर दाढ़ी रखता था ना या कोई मूछ रखता था ना, उसके लिए भी उसे लगान देना पड़ता था। तो ऐसे बहुत सारे शासक आए हैं हमारे भारत में जो लगान वसूल करने के लिए तरह तरह के नियम कानून बनाते थे, ठीक है। सबसे बढ़िया लगान वसूल करने का जो अगर आप देखोगे तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही है, आपको याद होगा, जिसने हुलिया प्रथा लागू किया था, याद होगा आपको। और सबसे पहले राशनिंग की व्यवस्था जो है वो उसी समय था। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत भूल रहा होऊंगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी है मेरे ख्याल से जो सबसे पहले मार्केट में राशनिंग व्यवस्था लागू किया था। राशनिंग व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति को ना एक निश्चित राशि में ही या निश्चित मात्रा में ही क्या दिया जाएगा, या तो उसको अनाज दिया जाएगा या कोई और चीज दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आज राशन कार्ड वाला सिस्टम है ना, तो ये राशनिंग व्यवस्था उसी समय से लागू था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगान व्यवस्था को इतना अच्छा बनाया था अपने शासन काल में कि हुलिया प्रथा क्या होता है, हुलिया प्रथा जैसे आज हमारे पास अपनी आइडेंटिटी साबित करने के लिए क्या है, अपनी पहचान साबित करने के लिए क्या होता है, आज सबके पास वोटर कार्ड है, आज सबके पास आधार कार्ड है, ठीक है। आज सबके पास और कोई ना कोई ऐसा कार्ड है जिससे वो अपनी पहचान साबित कर सकता है। तो ये पहचान साबित करने वाला जो कार्य जो था वो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में लागू हुआ था। हम जो बोलते ना हुलिया प्रथा, हुलिया प्रथा, तो ये हुलिया प्रथा क्या है, एक कार्ड टाइप का होता था, एक कागज टाइप का होता था, जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में ना, उसकी शारीरिक बनावट के बारे में, उसकी आंखों के बारे में, उसके फेस के बारे में, या जो कुछ भी उसको अलग करती है दूसरों से, उसके बारे में जानकारी लिखी होती थी। तो ये लगान व्यवस्था जो है, जहां से थोड़ी सी सुधार आना शुरू हुआ था, वो लगान व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में चालू हुआ था, ठीक है। तो खैर ये लगान की बात हम कर रहे हैं। तो पुराने समय में लगान जो था, ठीक है, मतलब लगान आज के समय में उसको टैक्स कहा जाता है, कर कहा जाता है, लेकिन उस समय उसको लगान कहा जाता था।
तो पुराने समय में टैक्स वसूल करने का सबसे बड़ा एक साधन जो था वो लगान था। लगान का मतलब होता है जब व्यक्ति जो है फसल लेता तो फसल के कटने के पहले या कटने के बाद या भूमि के निर्धारण के आधार पर उनसे क्या किया जाता था, किसानों से एक निश्चित राशि ली जाती थी, इसको कहा जाता था लगान। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि पुराने समय में लगान जो है वह क्या था, किसी भी शासक के लिए, ठीक है, आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत हुआ करता था। ठीक है, तो ये था लगान। लगान जो था वो किसी भी शासक के लिए आय का जरिया था, मतलब एक आमदनी का एक प्रमुख साधन था। ठीक है, तो ये हो गया आपका लगान। अब इसके सरकार तो विभिन्न माध्यमों से कर प्राप्त करती है ना, टैक्स प्राप्त करती है। तो इस टैक्स को किस मद में कितना खर्च करना है, ठीक है, ये उसको कैसे पता चलेगा, है ना, कि कहां सबसे ज्यादा आवश्यकता है, कहां पर कम आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या करती है सरकार जो है ना, वो पहले कार्यकाल से, मतलब पहले से ही आने वाले जो खर्चे होते हैं, ठीक है, और आने वाली जो आय होती है, उस आय और खर्चे का एक क्या बना लेती है, एक लेखा जोखा बना लेती है, मतलब एक कागज बना लेती है कि हमें कहां से आय प्राप्त होगा, कितनी आमदनी प्राप्त होगी और हमें उन आमदनी का कितना हिस्सा कौन से मद में खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को कहा जाता है बजट। ठीक है, इस चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को कहा जाता है बजट। ठीक है, तो बजट क्या हुआ, बजट आप सबके सब सुने हैं, सबके घर में बजट बनता है, आपके घर में भी बजट बनते हैं, आप भी बजट बनाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले समझ लो कि बजट क्या होता है। बजट का मतलब होता है सरकार के आय, मतलब आमदनी, सरकार के आय एवं व्यय, व्यय का मतलब हुआ खर्च, सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा। लेखा जोखा मतलब एक प्रकार से कैलकुलेशन बोला जा सकता है। लेखा जोखा ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका बजट। आपके पुस्तक में, आपके क्वेश्चन में आएगा, बता देता हूं, बजट हर साल पूछा जाता है कि बजट किसको कहेंगे। तो मैं कीवर्ड आपको दे दिया, एकदम सिंपल से है, जिसको आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको पूछा जाएगा बजट क्या है, तो सरकार के आय और सरकार के व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है, सीधी सी बात। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताता हूं। ठीक है, ये मान के चलिए 2021-22 के लिए सरकार जो है वो क्या बना रही है, वो बजट बना रही है। ठीक है, तो कर उनको कब प्राप्त होगा, उसको कर प्राप्त होगा 2019 और 20 में ही कर प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास आमदनी पहले आएगी तब तो हम खर्च के बारे में सोचेंगे ना, आमदनी ही नहीं रहेगी तो खर्च के बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए सरकार को, अब एक चीज और बता देता हूं, लेकिन इसके बारे में डिटेल में कल बताऊंगा आपको। जो आपका ये जो टैक्स है ना, कर, उस कर को दो भागों में बांटा जाता है, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, कर के कितने भाग होते हैं, कर के होते हैं दो भाग। टैक्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो हो गया आपका प्रत्यक्ष और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो इस प्रकार से सरकार को क्या होता है, सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में लगभग 85%, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष के रूप में सरकार को लगभग 85% की जो राशि है वो प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 15% की जो राशि होती है ना, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाती है। मतलब सरकार कुछ चीजों में टैक्स नहीं लगाती, लेकिन उसके बाद भी लाभ के हिस्से में सरकार का भी एक हिस्सा होता है। जैसे टेलीकॉम कंपनी जो हो गई है ना, जिसमें हम बात करते हैं, तो उस टेलीकॉम कंपनी जितना पैसा कमाती है ना, सरकार को भी रेवेन्यू देती है, उसका एक अलग हिस्सा देती है। कभी कभार क्या होता है, कुछ मुनाफे सरकार को भी मिलती है, जैसे कभी SBI मुनाफे में जाएगी, LIC मुनाफे में जाएगी,
जाएगी तो सरकार को भी एक हिस्सा उसमें मिलता है। जो रोड टैक्स होता है, जो हम टोल टैक्स पटाते हैं, है ना, रायपुर से कुम्हारी जाओगे, दुर्ग जाओगे, धमतरी जाओगे और कहीं बड़े बड़े जो शहरों में जाओगे ना, तो जब सड़क आप पार करते हो तो एक जगह टोल टैक्स आता है, तो ये टोल टैक्स की राशि भी जो है वो सरकार के खाते में जाती है, वो किसी प्रकार के टैक्स के अंतर्गत या कर के अंतर्गत नहीं आता। तो ये जो है उसको कहा जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, लगभग उसको 15% की राशि लगभग मिल जाती है। ठीक है, तो अब इसकी बारीकी से विश्लेषण हम कल करेंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से लगभग 85% और नॉन टैक्स रेवेन्यू से 15%, तो कितना हुआ, 100% हो गया। ये क्या हो गया, 100% आय। ठीक है, कम ज्यादा भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं 100% हो। तो ये 100% आय हो गई। अब सरकार जो है आने वाले समय के लिए क्या करते, विभिन्न प्रकार की घोषणाएं करती है, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की बात करती है। ठीक है, कहीं पर सड़क बनाना है, कहीं पर रेलवे बनाना है, कहीं पर बहुत सारे कॉलेज बनाना है, यूनिवर्सिटी बनानी है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, प्राथमिकता के आधार पर, याद रखना, प्राथमिकता के आधार पर खर्च का एक लेखा जोखा तैयार करती है। ठीक है, जैसे कि भारत को अगर सबसे पहले प्राथमिकता की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता होती है भारत की रक्षा। ठीक है, भारत की रक्षा जो है सबसे पहली प्राथमिकता होती है, तो वो क्या करती है, रक्षा पर खर्च करती है। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करेगी, शिक्षा के ऊपर खर्च करेगी, उसके बाद आपका संरचनात्मक ढांचा के ऊपर खर्च करेगी, मतलब भारत में पुल बनाना है, सड़कें बनाना है और कुछ बनाना है, उसके लिए खर्च करेगी। ठीक है, अन्य किसी चीजों के लिए खर्च करेगी, और मान के चलो कुछ हिस्सा जो है ना, सरकार अगर उनके पास अतिरिक्त रहता है तो वो क्या करती है, उसको रिजर्व में रख देती है ना, कुछ पैसे को वो बचाकर भी रखना चाहती है। अगर उनके पास आय ज्यादा है और खर्च कम है तो जनरली ऐसा होता नहीं है। तो रक्षा के लिए अब 100% को आप अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए। ठीक है, रक्षा के लिए मान के चलिए कि इसमें 20% की राशि उसने कर दिया, 10% या लगभग 20% की राशि स्वास्थ्य के लिए भी, शिक्षा के लिए मान लीजिए चलिए 15% हो गया, अन्य संरचना के लिए 30% हो गया जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अन्य के लिए और मान लो 15% हो गया, तो 15 15 30 30 60, ये तो आपका 100% इसी में हो गया। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया, 100% यहाँ पर इसका व्यय भी हो गया। ठीक है, सरकार का व्यय भी हो गया इसमें, 20% रक्षा, 20% स्वास्थ्य, 15 में शिक्षा, जो संरचनात्मक ढांचा जिसमें पुल पुलिया निर्माण जितने भी चीजें हैं उसके लिए 30 और अन्य के लिए 15। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं लगभग 100% सरकार का व्यय हो गया, मतलब खर्चा हो गया। तो सरकार क्या करती है, जो आने वाले साल के लिए खर्चे जो होती है ना उसको पहले से निर्धारित करती है, और जो टैक्स उन्हें मिलता है ना, उस टैक्स को इस खर्चे के ऊपर खर्चा करती, मतलब जो आने वाला खर्चा उसी के ऊपर वो खर्च करती है। ठीक है, संसद में ना हर साल क्या होता है, एक बजट सेशन होती है जहां पर सरकार बजट जो है वह संसद में प्रस्तुत करती है और आम जनता के बीच में प्रस्तुत करती है। तो संसद में जो बजट पेश किया जाता है वहां पर बताया जाता है कि हमें कौन कौन से मद से, मतलब कहां कहां से हमें राशि प्राप्ति हुई है, टैक्स के रूप में पैसा मिला है, और उसको कहां कहां पर खर्चा किया जाना है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पर ये जो आपका खर्च होता है ना वो खर्च बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने रिजर्व की बात किया, रिजर्व में मान लो 20% उसको रखना ही होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा ना, खर्चा तो 120% हो जाएगा, जबकि हमारे पास केवल 100% ही है। तो 20% की भरपाई हम कहां पर करेंगे या कहां से करेंगे, तो ये 20% की जो भरपाई होती है ना, सरकार क्या करती है, उसके लिए कभी कभार विदेशों से उधार लेती है। ठीक है, जो अन्य जो विदेशी बैंक है उन विदेशी बैंकों से उधार लेती है, जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, एशियाई डेवलपमेंट बैंक हो गया, ऐसे बैंकों से वह उधार लेती है। ठीक है, और उधार लेकर जो खर्च है उस खर्च की भरपाई करना, मतलब उनको करना पड़ता है, खर्च की भरपाई वो करती है। तो इस प्रकार से सरकार जो है वो क्या करती है, वो बजट बनाती है। ठीक है, बजट समझ में आ गया आप लोगों को, चलिए ठीक है, गुड। अच्छा आप लोग बताइए मेरे को, आप लोग बजट बनाते हैं या नहीं बनाते?
बनाते हो ना। तो बजट जो है हर घर में बनता है, और चूंकि हमें देश के लिए बजट बनाना होता है इसलिए इसको केंद्रीय बजट कहा जाता है, सेंट्रल बजट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो चीजें जो है वो कहलाती है बजट। एक बार और आपको बताता हूं बजट क्या होता है। बजट का मतलब होता है सरकार के आमदनी का सरकार के खर्च के साथ, ठीक है, सरकार के आमदनी और खर्च का एक लेखा जोखा ही कहलाता है बजट, कि भैया हमें कहां से कितना पैसा लाना है और कहां पर कितना पैसा जमा करना है या कहां पर कितना खर्च करना है। तो ये जो चीज कहलाती है ये कहलाता है बजट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। बजट आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे कि सरकार हमारे पास कौन कौन से किस किस प्रकार से टैक्स जो है वो लगाती है। ठीक है, तो टैक्स की अगर हम बात करें तो सरकार हम पर एक तो लगाती है इनडायरेक्ट टैक्स और एक लगाती है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष और इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कर। चलिए बताइए क्या क्या हो सकता है ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, क्या होता है, क्या समझते हैं आप? प्रत्यक्ष कर क्या होता होगा, अप्रत्यक्ष कर क्या होता होगा, ये बताइए आप मेरे को। जी हाँ, चलिए ठीक है मैम। जी चलिए ठीक है, ठीक है। देखो जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा। हाँ मैम बोलिए, आप लालिमा बोल रही है। ठीक है, कर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, मैं अप्रत्यक्ष कर को इसलिए जानबूझकर लिखा हूं क्योंकि अप्रत्यक्ष कर जो है ना वो हम हर इंसान को कभी ना कभी देनी ही पड़ती है और हम लोग हमेशा ही अप्रत्यक्ष कर को देते ही देते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अप्रत्यक्ष कर हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे ऊपर किसी प्रकार से कर है या हम गवर्नमेंट को किसी माध्यम से टैक्स दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट सरकार को पैसे नहीं देते, हम इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को पैसे देते हैं। ठीक है, वो मैं उदाहरण के द्वारा बाद में बताऊंगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर में क्या होता है, सरकार जो है ना वो हमसे डायरेक्ट पैसे लेती है। ठीक है, डायरेक्ट पैसे लेने का मतलब क्या हुआ, वो हम उनको पैसे देते हैं। जैसे कि एक नौकरी पेशा जो आदमी होता है ना, एक सरकारी आदमी जो होता है वो इनकम टैक्स देता है, आयकर देता है। ठीक है, उसका जितना भी आय होता है ना वो आय अगर थोड़ा सा सरकार के द्वारा जो निर्धारित जो एक स्लैब है, मतलब निर्धारित जो एक स्टेज है उससे पार कर जाती है तो सरकार को 10%, 5%, 20%, 30% अपने टोटल आमदनी का पैसा सरकार को डायरेक्ट जाकर देनी पड़ती है। ठीक है, ये डायरेक्ट होता है। इसी प्रकार से अगर कोई कंपनी का जो मालिक है ना, उस कंपनी के मालिक के पास, ये बिजनेसमैन के पास भी एक निश्चित आमदनी से ऊपर अगर उनको आमदनी की प्राप्ति होती है तो सरकार उससे भी टैक्स लेती है। इसको आयकर कहा जाता है जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसके अलावा जो आप हर समय आपके ग्राम पंचायत में टैक्स जमा करते होंगे, आपके नगर पंचायत में जो टैक्स जमा करते होंगे, चाहे वो संपत्ति कर के नाम पर हो, चाहे वो नल कर के नाम पर हो, चाहे वो समेकित कर के नाम पर हो, आप डायरेक्ट जाते हैं ना पैसा लेके, आप अपने हाथ में 1000 रुपए रखते हैं, 1200 रुपए रखते हैं और नगर निगम या नगर पंचायत या आपके जो जिला ग्राम पंचायत है वहां पर आप पटाते हैं और उसकी एक रसीद प्राप्त करते हैं। तो आप डायरेक्ट सरकार को पैसे दे रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से सरकार को पैसे दे रहे हैं, तो इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कर।
अप्रत्यक्ष कर मैंने आपको बताया हमें पता नहीं चलता, लेकिन अप्रत्यक्ष के अंतर्गत क्या क्या रहता है, आपका सेल टैक्स, ठीक है, जिसको बिक्री कर कहा जाता है, उत्पादन कर कहा जाता है, मनोरंजन कर कहा जाता है, ये सब जो चीजें हैं वो अप्रत्यक्ष कर कहलाती है। जैसे अगर आप मार्केट में आज जाएंगे ना, एक साबुन लेने के लिए जाएंगे, साबुन का डब्बा लेने के लिए, एक साबुन लेने के लिए, तो साबुन की जो निर्धारित जो क्वालिटी, निर्धारित जो कीमत होती है, वो कीमत मात्र 35 रुपए होती है, और आप उसके बदले में 40 रुपए या 45 रुपए आप दुकानदार को देते हैं, ठीक है। तो दुकानदार अपना बिक्री कर उसको काटेगा, इसको मैं डिटेल से कल बताऊंगा, जो सेल टैक्स है उसको भी काटेगा, और सरकार को देने वाली जो अप्रत्यक्ष है उसको भी वो काटेगा, और जो 35 रुपए का या 30 रुपए की जो साबुन है वो आपको 50 रुपए में देगा या 40 रुपए में देगा। तो उसका मूल्य, एक साबुन की जो वस्तु है उसकी कीमत कितनी हो गई, 30 रुपए हो गई ना, लेकिन आपने कितना दिया, 20 रुपए दिए, तो 20 रुपए जो है 10 रुपए वो दुकानदार का होता है, जिसको सेल टैक्स के रूप में सरकार को देनी पड़ती है 10 रुपए, और 10 रुपए जो है वो आपका उत्पादन कर होता है, वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप देते हो सरकार को। हम क्या सोचते हैं, जैसे कि मान लो मैं ये पेन को लिया हूं, मान लो 30 रुपए की कीमत की एक पेन है, ठीक है, तो इसकी वास्तविक मूल्य कितनी होगी, 20 रुपए इसकी वास्तविक मूल्य होगी, लेकिन 10 रुपए मैंने एज ए सेल टैक्स मतलब बिक्री कर के रूप में भी 5 रुपए इसको दिया, और 5 रुपए जो है उत्पादन कर के रूप में सरकार को दिया। तो 10 रुपए तो मैं ऐसे फ्री में दे दिया ना, गवर्नमेंट को दिया ना, उसको देना किसको था, दुकानदार को देना था, दुकानदार नहीं दिया, वो किससे ले रहा है, मुझसे ले रहा है। इसको मैं कल डिटेल से अच्छे से बताऊंगा, जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जब बताऊंगा तब। तो इस प्रकार से मैं अगर इस वस्तु को खरीदता हूं तो मुझे क्या है, इसमें से कुछ राशि जो है अपने तरफ से सरकार को देनी पड़ेगी, ये होता है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं एकदम नाम लिखा के उसको नहीं दे सकता कि मैं दे रहा हूं करके, लेकिन हर खरीदार आदमी जो है, हर उपभोक्ता जो है, वह हर सरकार को टैक्स देती है, वह अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। मनोरंजन कर होता है एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर। मनोरंजन कर क्या हो गया, आप कभी सिनेमा हॉल में अगर फिल्म देखने जाते होंगे, टॉकीज में अगर फिल्म देखने जाते होंगे, तो आप टिकट लेते हो 200 रुपए का, ठीक है, वो 200 रुपए में मात्र 160 रुपए जो है ना, वो 160 रुपए आपके सिनेमा का ही रहता है, जिसमें आप पिक्चर वगैरह सब देखते हैं। 40 रुपए जो है वो 40 रुपए को आप जो है मनोरंजन कर के नाम पर सरकार को देते हैं, ठीक है, तब उसकी कीमत जो है वो 200 रुपए होती है। ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर जिसमें हम डायरेक्ट जाकर सरकारी विभाग में पैसे पटाते हैं, या हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाती है, इनकम टैक्स के रूप में हो या किसी माध्यम से हो, वो आपका प्रत्यक्ष कर कहलाता है। और अप्रत्यक्ष कर जिसके बारे में हम नहीं जानते, ठीक है, कि हम पैसे देते हैं, ठीक है। कल मैं अप्रत्यक्ष कर आपको जब बताऊंगा तो उत्पादन टैक्स को बताऊंगा, उत्पादन कर को बताऊंगा, बिक्री कर को बताऊंगा, और कुछ और चीजों को बताऊंगा, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा टैक्स, और टैक्स के रूप में हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अगर आज की क्लास में अगर आपको कोई चीज अगर नहीं समझ आई होगी तो आप पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ हाँ हाँ, नहीं मैम, वो सर्विस टैक्स के नाम पे आता है, सेवा कर जिसको बोला जाता है, ठीक है। बैंक क्या करती है, अपने ग्राहकों को सुविधा देने के लिए क्या की है, एटीएम बना के हर जगह दी है। तो आप एटीएम से जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप उनके द्वारा सेवा जो दी जा रही है, आप क्या करते हैं, उस सेवा का उपभोग करते हैं, उस सेवा को यूज करते हैं। तो आपको सर्विस टैक्स के रूप में एक निश्चित ट्रांजैक्शन के बाद, 2 या 3 ट्रांजैक्शन के बाद आपका 30 रुपए जो 40 रुपए कट रहा है ना, वो सर्विस टैक्स के रूप में होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये भी आप मान के चल सकते हैं कि ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत है। आप जो है उसके सर्विस को लिए हैं, इसके बदले में आप क्या कर रहे हैं, उसको पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है मैम।